इस दो रोज़ा खूबसूरत वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के मौके पर अभी अभी एक मुजल्ला आपने देखा। नहायत ही मेहनत और जाफिशानी के साथ इस मुजल्ले को मुरतब किया गया है। इसके लिए पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ तक हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद लुकमान सलफ़ी साहब की बात है और जामिया इमाम इब्न तैमिया की बात है कि बहुत तवील गुफ्तगू इस पर की जा सकती है, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ उसी गांव से है। और जब इस जामिया की सीडिंग हुई थी, यानी जब इसका बीज डाला गया था, पहले तो आपने मुलाज़ा फरमाया कि 1964 में किसी नाम से, लेकिन मैंने माहद की शक्ल में, माहदुल इस्लामी की शक्ल में इसको 74-75 से मैंने भी देखा है। जब एक फूस की बनी हुई, यानी उस तरह की एक जगह पर तालीम दी जाती थी। जाहिर है उस वक्त अल्लामा इससे वाबस्ता नहीं थे। माहदुल इस्लामी के नाम से जब 2 कमरे का, जामिया इब्न तैमिया के बिल्कुल पूरब की तरफ आप सब वाकिफ़ हैं, 2 कमरे उस वक्त बनाए गए थे। उसके बाद से फिर अल्लामा के हाथ में कुछ बरसों के बाद जब इसकी बागडोर आई, तो आज जो हम बरगुबार देख रहे हैं, एक पूरी उलमा की, कहना चाहिए कि पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो एक कहकशां तैयार हुई है, जो मुख्तलिफ उलूम व फ़नून में। और एक ख़ास बात यह है कि जामिया इब्न तैमिया की बात, उसमें अंग्रेज़ी और साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ बच्चों को तैयार किया जाता है। और कुछ बच्चों से, वहाँ से फारिगीन जो आते हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भी आते हैं, तो उनसे वास्ता मेरा भी पड़ा है, पढ़ता रहता है। तो अंदाज़ा ये होता है कि जैसे आम तस्वुर क्या है कि मदारिस में जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं, उनका जहन पूरी तरह खुलता नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये तस्वुर है जो कि गलत है। लेकिन जामिया इब्न तैमिया में जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं, उनको देखा है मैंने कि हर महाज पर, एक तो ये कि उनकी जो बेसिक्स होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत मुस्तहकम होती है। साथ ही वो जिस महाज पर भी आते हैं वो कामयाब नजर आते हैं। वो दुनियावी एतबार से भी और दावत व तबलीग के एतबार से भी बहुत अहम अपना फरीज़ा अंजाम देते हैं। अल्लामा से मेरी सिर्फ 3 मुलाकातें हैं। एक वो मुलाकात, यानी देखने का शरफ हासिल हुआ जब वो चंदनबारा गांव के बगल में एक मुनाजरे में तशरीफ ले गए थे। मेरे वालिद साहब और वालिद साहब के साथ वो भी गए थे, जहां लोगों ने उनसे अरबी में तकरीर करने की फरमाइश की थी। वालिद साहब ने कहा भी था, मुझे याद है, मैं 11 साल का था मैं, कि अरबी में अगर ये तकरीर करेंगे तो कितने लोग समझेंगे, लिहाजा उर्दू में जो गुफ्तगू करेंगे वही आपके लिए मुफीद है, आप इस्तेफादा कर पाएंगे। लिहाजा उर्दू में गुफ्तगू की थी उन्होंने। तो एक वो ज़माना था। उसके बाद फिर जब ये जामिया इब्न तैमिया का सिलसिला शुरू हुआ, तो तरह तरह के मसाइल आए। जाहिर है कि हम एक छोटा मकतब नहीं चला सकते, लेकिन इतनी बड़ी जामिया का क़याम अमल में आया। और इसके पीछे जब मैं सोचता हूँ तो अंदाज़ा होता है कि उन्होंने यकीनन अपने लिए इसको अमल तनफ़्फ़ुज़ का हिस्सा बना दिया था। यानी वो सांस लेने का जो अमल होता है उससे कम नहीं समझते थे, हिर्ज़-ए-जाँ बना लेना। यानी जैसा कि उनके साहबजादे डॉक्टर अब्दुल्ला साहब की तकरीर में, यानी उसकी जो तर्जमानी उर्दू में कर रहे थे, तो हम सब ने समाअत फरमाया और उन्होंने बताया कि कोई ऐसा मौका नहीं होता था कि वो जामिया इमाम इब्न तैमिया की बात न करते हो। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि उनके यानी सांस लेने का जो अमल था और जो आमद व रफ्त सांस की जैसे होती थी, उसी तरह से जामिया इब्न तैमिया के बारे में सोचना। और जाहिर है अगर ऐसा नहीं करते तो इतनी बड़ी दरसगाह का क़याम कोई बहुत आसान नहीं था। पूरी दुनिया से, यानी पूरे हिंदुस्तान से कहना चाहिए, जहाँ जहाँ से इसकी खुशबू पहुँची है, वहाँ से बच्चे आकर के यहाँ तालीम हासिल करते रहे हैं। अब जाहिर है वो हमारे पास, यानी वो शख्सियत हमारे सामने नहीं है। उन्होंने जो सरमाया हमारे सामने छोड़ा है, अब उनके साहबजादे पर
یا جو لوگ بھی اس سے وابستہ ہیں بہت بڑی ذمہ داری، یعنی 35-40 برسوں تک سینچنے کے بعد جو ایک تناور درخت ہمارے سامنے آیا ہے اس کو بچانا، اس کو سنبھالنا ایک بڑا علمی، ادبی، مذہبی ایک اتنا بڑا ادارہ، اتنی بڑی درسگاہ، اتنا بڑا سرمایہ ہمارے پیچھے ہمارے سامنے موجود ہے، اس کو بچا لینا، اس کا تحفظ ہم سب پر یہ کہنا چاہیے کہ ایک فریضہ ہم سب پر ملی فریضہ سمجھ کر کے اس کو جس لحاظ سے بھی ہو۔ میں بتاؤں آپ کو، میرا ایک ناول آیا تھا 96-97 میں، اس میں 2 کردار کی گفتگو ہے۔ جو میرا ناول آیا تھا آنکھ جو سوچتی ہے، وہ جامعہ ابن تیمیہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کو طرح طرح کے یعنی مصائب بھی آئے، لیکن علامہ نے کس طرح سے اس کو یعنی بہت سہل انداز میں اور بہت حکمت عملی اور اسٹریٹجی کے ساتھ اس کو کراچی کے برداشت بھی کیا، اور اس سے نکلنے کی جو راہیں ہو سکتی ہے وہ سب انہوں نے بنایا۔ اور آج کے دور میں کہنا چاہیے میں جو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سب ایک دوسرے ہندوستان کے پس منظر میں اگر دیکھیں تو ہمیں ضرورت ہے آج ایک جٹ ہونے کی، اور بہت زیادہ ظاہر ہے کہ وقت چونکہ بہت کم ہے، میرے پاس بہت کچھ کہنے کو تھا، لیکن آخر میں علامہ کے لیے علامہ اقبال کا ایک قطعہ پیش کروں گا جو اس شخصیت کے لحاظ سے ہے کہ سرود رفتہ باز آیت کے نائب، اور یہ بھی بتا دوں کہ علامہ اقبال کا یہ آخری قطعہ تھا، اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد وہ ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ سرود رفتہ باز آیت کے نائب، نسیم از حجاز آیت کے نائب، سرآمد روزگار ان فقیر دیگر دانائے راز آیت کے نائب۔ ایک سرود رفتہ کو یاد کرنا اور دانائے راز کو یاد کرنا، اور ساتھ ساتھ جو کچھ بھی بڑا سرمایہ انہوں نے علمی چھوڑا ہے، ہم سب پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اس کا تحفظ کریں اور اس کو بچانے کی جس شرور و فتن کے زمانے میں ہم سب جی رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس درسگاہ کو یعنی اس ادارے کو ہر طرح سے بچائے اور تمام شر اور فتنے سے بچائے۔ بس انہی باتوں کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔